हे गाइस, एजुकेशनल वीडियो की ये मैं आपके साथ एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ। इसमें मेरी कोशिश है कि वो सभी टॉपिक जो एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हैं और जिनको कवर करने के लिए हमें अलग अलग स्टडी रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है, वो मैं सभी आपके साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा सकूँ और एक प्ले लिस्ट में वो सभी आपके पास मौजूद हों। आज का टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में ज़रूर आपने साकार या निराकार रूप में सोचा होगा, मतलब कि किसी प्रकार की कोई तो बॉडी होगी, कोई तो निकाय होगा कि जो पूरे राज्य, पूरे देश के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराता है। अगर हम वयस्क हैं तो हमने अपना मत दिया होगा, जिसके माध्यम से हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमें एक मतपत्र प्राप्त हुआ होगा। अगर नहीं भी दिया तो हमने अपने पूर्वजों को मत देते देखा होगा और या फिर न्यूज़ में या लोगों को बातें करते सुना होगा। बहुत सारे चुनाव के बारे में हमने जानकारियाँ जानी होंगी और देखा होगा कि कई बार आपके राज्य में, आपके राज्य के साथ कई अन्य राज्यों में या फिर पूरे के पूरे देश में चुनाव होते हैं। तो आज हम जानते हैं कि इन चुनावों को कौन सा ऐसा संवैधानिक निकाय है जो कंडक्ट कराता है और इसके पास क्या शक्तियाँ हैं। हम ये भी जानेंगे कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों में क्या अंतर होता है। चलिए हम शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, जिस तरीके से ये हमारे सामने इसका नाम लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो हमें इसके नाम से कुछ समझ में आता है। इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम कह सकते हैं चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग। जैसे कि ये वक्त शब्द ही बताता है कि यह जो चुनाव आयोग है ये पूरे भारत के लिए है, मतलब पूरे भारत के महत्वपूर्ण चुनाव यह कंडक्ट कराता है, इनको यह ऑर्गेनाइज करता है। हमने बात की थी कि यह एक संवैधानिक निकाय है, तो हम इसके संवैधानिक निकाय होने की पुष्टि के पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं। बहुत ही सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो वो सभी निकाय या वो सभी कमीशंस, सभी आयोग जिनके बारे में संविधान में कहीं ना कहीं आर्टिकल में वर्णन मिलता है, वह संवैधानिक आयोग या संवैधानिक निकाय होते हैं और जिनको किसी रेजोल्यूशन के माध्यम से हमारे अस्तित्व में लाया जाता है, हमारे देश की व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए उनको बनाया जाता है, उनको हम गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि भारत के ऐसे कौन से इलेक्शन हैं जो यह कंडक्ट कराता है। तो हम जानेंगे कि सर्वोच्च इलेक्शन जो कि हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वहाँ से लेके ये हमारे विधानसभा के तमाम इलेक्शंस कंडक्ट कराता है। इसका मुख्य वजह यही है कि हमारा देश बहुत सारे राज्यों से मिलके बना है और हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक सिंगल रूल्स एंड रेगुलेशंस में सामंजस्य बना रहे और किसी प्रकार का विभेद ना आए, किसी प्रकार का कंट्रोडक्शन ना उत्पन्न हो। तो हम देखें सबसे पहले इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्शन ये कंडक्ट कराता है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब विधानसभा के इलेक्शंस ये कंडक्ट कराता है, क्योंकि इन सभी जगहों पे हमारे देश के सर्वोच्च प्रतिनिधियों के इलेक्शन होते हैं और हमारे देश को ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सभी इलेक्शंस इसके माध्यम से कंडक्ट कराए जाते हैं। आगे एक और इलेक्शन है जो है ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, ये चारों इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से कंडक्ट कराए जाते हैं। कुछ इलेक्शंस ऐसे भी हैं जो यह बॉडी कंडक्ट नहीं कराती। उसकी सीधी वजह यही है कि ये इलेक्शन उस कंसर्न गवर्नमेंट, मतलब उस कंसर्न स्टेट की गवर्नमेंट के माध्यम से कंडक्ट कराए जाते हैं। इसकी मुख्य वजह यही है कि वो स्टेट चाहता है कि जिस तरीके से उनने अपने राज्य की राज्य व्यवस्था स्थापित करके रखी है, उसके अनुसार उनके ही गाइडेंस में वो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। तो ये ऐसे दो इलेक्शंस हैं, मतलब पंचायत इलेक्शन और म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट ना करा के इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट कंडक्ट कराता है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट के बारे में भी आगे पढ़ेंगे और उसके विषय में भी हमें आर्टिकल 324 के माध्यम से ही जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं इसका कंपोजिशन क्या है। जब भी हम हम अपने विद्यालय के लिए जाने तो हम देखते हैं कि एक विद्यालय एक संस्था है जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, बहुत सारे स्टाफ के माध्यम से पूरा उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कंपोजिशन है वो भी एक निर्धारित कंपोजिशन है और उसको बनाया गया है इसी उद्देश्य से कि हमारे देश का इलेक्शन ढंग से कंडक्ट कराया जा सके। पहला
प्रश्न कि इसको इसके कंपोजिशन की तैयार करने के लिए भारत के कौन से आर्टिकल्स में हमें जानकारी मिलती है, तो संविधान के अनुच्छेद 324 के माध्यम से हमें इसके कंपोजिशन की जानकारी मिलती है। अब हम देखें कि इस कंपोजिशन में मौजूद लोगों की नियुक्तियां किस तरीके से की जाती हैं। तो जिस प्रकार हमारे विद्यालय में हमारे शिक्षकों की नियुक्तियां हमारे प्रिंसिपल के माध्यम से की जाती हैं, इसी प्रकार हमारे भारत में जितने भी संवैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक आयोग हैं, उन सभी की नियुक्तियां राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती हैं। राष्ट्रपति समझिए कि हमारे देश के प्रिंसिपल हैं। तो हम जानेंगे कि यहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं जिनको अगर राष्ट्रपति चाहें, मतलब प्रेसिडेंट चाहें, तो नियुक्त करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, इन दोनों की ही अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स यहाँ पे चेयरमैन की तरह वर्क करते हैं जब किसी अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। यह उसी तरह है कि प्रिंसिपल जब बाकी स्टाफ की नियुक्ति करता है तो जो वहाँ पे सीनियर स्टाफ है उनसे सलाह लेते हैं, वो उस बोर्ड में मौजूद होते हैं उस इलेक्शन के लिए। आगे देखेंगे हम कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसी के मद्देनज़र कई बार भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से कहीं दूर दराज के इलेक्शंस के लिए हमें रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसी की पूर्ति के लिए रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मदद करते हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने में। अब हम बात करें टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब किन परिस्थितियों में या किन परिस्थितियों के साथ ये अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में अपनी सेवाओं का निर्वहन करेंगे, और सर्विस कंडीशंस को, इन सभी को जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको या फिर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, इन सभी के टर्म ऑफ ऑफिस और सर्विस कंडीशंस को प्रेसिडेंट ही डिफाइन करते हैं, प्रेसिडेंट ही निर्धारित करते हैं। आगे बात करें, हम देखें कि हर चीज़ का विकास कुछ निर्माण और कुछ विनिर्माण के साथ होता है। कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जो उसको उसके वर्तमान साकार रूप तक लेके आते हैं। तो सबसे पहले 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक यह एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी हुआ करती थी। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक मेंबर, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही इसके मुख्य होते थे और इस बॉडी में और इस कमीशन में और सदस्य नहीं होते थे। फिर ऑन अक्टूबर 16, 1989 चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स को जोड़ा गया। मतलब अब यह 3 मेंबर की या फिर 3 सदस्यों की एक बॉडी, एक आयोग होने लगा। इसी वर्ष जो हमारी एज थी 21 ईयर्स, उसको बढ़ा के 18 ईयर्स कर दिया गया। जाहिर सी बात है कि जब लोगों की आयु घटा दी जाएगी तो वहाँ पे वोट देने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। तो जब ये वोट देने वालों की संख्या बढ़ी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कार्यभार भी बढ़ा और इसी कार्यभार को बांटने के लिए अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्तियाँ की गईं। फिर देखते हैं 1990 में जो 3 मेंबर्ड बॉडी थी उसको वापस से घटा के 1 मेंबर्ड बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया और फिर से एक बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर बस इलेक्शन कमीशन में रह गए। लेकिन फिर से करवट ली गई और अक्टूबर 1993 में इसको पुनः 3 मेंबर्ड बॉडी या 3 मेंबर्ड बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया। कहने का मतलब ये कि 1950 से लेके 1993 तक यहाँ पे कुछ संशोधन हुए, जिसमें इस 1950 से लेके 1989 तक यह एक व्यक्ति के बॉडी थी, सिंगल मेंबर्ड बॉडी थी। उसके बाद ये 1989 में फिर से 3 मेंबर्ड बॉडी हो गई और 3 मेंबर्ड बॉडी होने के बाद ये 1990 में पुनः सिंगल मेंबर्ड बॉडी हो गई और 3 साल बाद ही 1993 में इसे फिर से 3 मेंबर्ड बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो हमारा आज का वर्तमान इलेक्शन कमीशन का स्वरूप है। अगर हम वर्तमान स्वरूप की बात करें तो हमारे यहाँ मिस्टर सुनील अरोड़ा जो कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनके अतिरिक्त मिस्टर अशोक लवासा जो कि इलेक्शन कमिश्नर हैं और एक और इलेक्शन कमिश्नर हैं जो हैं सुशील चंद्रा। इस तरह वर्तमान में जो हमारा इलेक्शन कमीशन का स्वरूप है उसमें 3 सदस्य हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। आगे बात करते हैं कि इनको पावर्स और सैलरीज कहाँ से मिलती हैं, मतलब इनको शक्तियाँ और इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर इन दोनों के पास ही बराबर शक्तियाँ होती हैं और इनकी सैलरी भी बराबर होती है। इनके अलाउंसेस, मतलब किसी भी प्रकार की इनको जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिस प्रकार जो भी इनको
प्रावधान हैं कि वो किन किन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, वो सभी सिमिलर होते हैं और ये सभी बराबर होते हैं सुप्रीम कोर्ट जज के। मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर इनके पावर, सैलरीज और अलाउंसेस होते हैं। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर उनके जो ओपिनियन में किसी प्रकार का डिफरेंस आता है, जैसे कि तो ये जो डिसीज़न लिया जाएगा वो, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो उन पूरे सदस्यों का जिस बात पर जाकर मत होगा उस हिसाब से उस डिसीज़न को फॉलो अप किया जाएगा। हम बात करें कि इलेक्शन कमिश्नर, इनको हटाया जा सकता है किसी भी टाइम, ये चाहें तो राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं या ये राष्ट्रपति के नाम अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजकर अपने आप को उस पद से हटा सकते हैं। हे गाइस, तो अभी तक हमने इस पार्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कशन किया और अब इसके आगे हम कुछ मेन से जुड़े टॉपिक्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उठाए जा सकते हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इंतज़ार करिए और जल्द ही आपके पास अगला टॉपिक, अगला वीडियो होगा। साथ ही आपके जो कमेंट्स हैं उनका मैं इंतज़ार करूँगा और आपके सजेशंस कि इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सके। अगर आप इसको लाइक करते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि अगले जो भी पार्ट्स के आने वाले हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे और आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। Thank you so much. Hope you enjoyed this video.